नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले रीजनिंग के टॉप 27 क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं आपको रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि 7#3#2 को 237 और 8#4#1 को 148 लिखा गया है तो 3#5#4 को क्या लिखा जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका यहां पर कोई अपना लॉजिक लगने वाला ही नहीं है। जो जैसा प्रश्न में कर रहा है आपको वैसे ही 3 5 4 का देना है। यानी कि दोस्त मेरा कहने का मतलब यह है कि 7#3#2 को देखिए क्या लिखा गया है 2 3 7 यानी कि 237, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्त 8#4#1 को दोस्तों क्या लिखा गया है 148। तो आप देखो, आपको देखने से आप एक चीज समझ में आ रही होगी क्या कि जो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर है उसको पहले लिख दिया गया, ठीक है। जो बीच वाला नंबर है उसको एज इट इज रख दिया गया, जो पहले वाला नंबर है उसको लास्ट में कर दिया है। सेम पैटर्न हम दोस्तों क्या कर देंगे 3#5#4 में कर देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो जो बीच वाला नंबर है यानी कि 5 उसको बीच में ही रहने देंगे, और जो लास्ट वाला नंबर है 4 उसको उठा के आगे ले आएंगे, जो पहले पर है 3 उसको लिख देंगे लास्ट में। यानी दोस्तों आपका नंबर बन जाएगा सेम पैटर्न से 453। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करिएगा। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को इतनी सारी हिंदी पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ गए कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और दोस्तों हर एग्जाम में आपको नंबर एनालॉजी का 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों हाई लेवल एग्जाम जो हमारा होता है एसएससी सीजीएल का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक भी थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। अब देखो हमको मेरे प्यारे दोस्त 12 से 16 जिस प्रकार से आप बनाओगे ना, सेम उसी प्रकार से 24 से दोस्तों यहाँ पर 64 बनाना होगा। और सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको दोस्तों 18 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी। तो 12 से 16 आप कैसे बनाओगे? तो आप कह दोगे कि ये 16 हमारा दोस्तों किसी भी संख्या की स्क्वायर हो रहा है, 64 भी दोस्तों ये हमारा संख्या 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर हम 12 में 3 की भाग करा दें तो दोस्तों क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसी 4 की स्क्वायर दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखी है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त अगर हम 24 में भी 3 की भाग करा दें दोस्तों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और दोस्तों 8 की स्क्वायर आपको 64 दे रखी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से 18 में भी क्या कर दोगे आप 3 की भाग करा दोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 6, और 6 की स्क्वायर ही दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 36। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको भी यहाँ पर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न को देखते ही समझ गए कि दोस्तों ये वर्ड एनालॉजी का प्रश्न है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जिस प्रकार से आहा का संबंध यहाँ पर शोक से होगा ना, सेम इसी प्रकार से सुंदरता का संबंध यहाँ पर किससे होगा दोस्तों ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम में यानी कि दोस्तों हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर क्या समझ में आया? आप कहोगे आहा यानी कि एलॉस, एलॉस, ठीक है। इंग्लिश में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों आहा का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शोक होता है। या आप कह दोगे शोक का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आहा होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के पर्याय हैं। सेम इसी प्रकार से सुंदरता का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो आपको बताना है, वो आप जाओगे गो थ्रू ऑप्शन। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सुंदरता का पर्याय शब्द क्या नहीं होगा? असभ्यता नहीं होगा, मिटाना नहीं होगा, असुरूपता भी नहीं होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आकर्षण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इसमें समझने लायक कुछ था ही नहीं, फिर भी आपको मेरा कराने के वो है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त एक प्रश्न आपको वर्ड एनालॉजी, एक प्रश्न दोस्तों आपको नंबर एनालॉजी का देखने को अक्सर मिलेगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, ऑड इन आउट वाला। देखिएगा कह रहा है असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों इससे भी आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, चाहे दोस्तों भैया आप सीजीएल का एग्जाम दो या सीएचएसएल का दो या एसएससी जीडी का ही कोई एग्जाम दो, आपको एक प्रश्न इसका भी देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब देखो करते कैसे, सीजीएल लेवल का प्रश्न है, थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। यहाँ पर MKOZ दे रखा है आपको, और इस यहाँ पर दे रखा है URWQ। आपको देखो अभी तक हम जितने भी प्रश्न कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको लिख लूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। XFWE ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से कह रहा असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों 3 आपके ऑप्शन ऐसे होंगे जो संगत होंगे, यानी कि जिनमें एक पैटर्न हमारा लग रहा होगा। अब वो पैटर्न क्या हो रहा है, अभी तक हम जितने प्रश्न कर रहे थे, यानी कि जीडी में जो आपका प्रश्न देखने को मिलेगा ना, आपको वो ऐसे मिलेगा कि हमने एम का के से रिलेशन देखा, के से ओ का देखा, ओ से जे का देखा,
जो रिलेशन आया है वही सेम रिलेशन आपको दो ऑप्शन में और देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वही आपका संगत हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में क्या किया गया है, मैं आपको बस वो सिखाने के लिए इस प्रश्न यहाँ पर लिया है। ठीक है, मैंने ये प्रश्न सिखाने के लिए, यानी कि आपको ये लॉजिक भी सीखना चाहिए, आप इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए। वो तरीका मेरे प्यारे दोस्त क्या है, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या किया देखिएगा, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एम से के का रिलेशन देखेंगे, के से ओ का, ओ का जे से। ठीक है, जो गैप आया वही गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं इन ऑप्शनों में, बाकी के ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले वाले अक्षर से तीसरा वाला अक्षर बनाया गया है और दूसरे वाले अक्षर से दोस्तों चौथा अक्षर बनाया गया, यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एम से ओ कैसे बना, आप कह दोगे एम से ओ बना प्लस का 2 करके। के से जे कैसे बना, आप कह दो के के पीछे जे आता है यानी कि माइनस का 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो यू से डब्ल्यू, मेरे प्यारे दोस्त यू से डब्ल्यू यानी कि दोस्तों पहले अक्षर से तीसरा अक्षर कैसे बन रहा है, यू से डब्ल्यू दोस्तों बन रहा है प्लस का 2 करके, आपको साफ साफ दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आर से क्यू यानी कि तीसरे अक्षर से, सॉरी दूसरे अक्षर से चौथा अक्षर कैसे बन रहा है, आर से क्यू यानी कि दोस्तों माइनस का 1 हो रहा है। क्लियर हो गया आपके, देखिए दो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी संगत हो गए। अब हम ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर ले रहे हैं। देखो ई से क्यूब कैसे, सॉरी ई से जी देखो कैसे बन रहा है, आप कह दोगे ई से जी यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। क्यू से मेरे प्यारे दोस्त क्यू से पी कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे क्यू से पी बन रहा है यानी कि माइनस का 1 हो रहा है। साफ साफ आपको दिख रहा है क्यू के पीछे क्या आता है, पी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में बी और सी ये तीनों हमारे संगत हो गए। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर असंगत होगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो मेरे भाई 3 अगर संगत होंगे तो एक जाहिर सी बात है संगत होगा, आपको हम चेक करके बता दे रहे हैं। देखो एक्स से डब्ल्यू बनाओगे तो भैया प्लस का 2 करके बनना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक्स के बाद क्या आता है, डब्ल्यू ही आता है। ठीक है, सॉरी एक्स के बाद क्या आता है वाई, लेकिन भैया यहाँ पर एक्स से डब्ल्यू यानी दोस्तों यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, लेकिन मेरा पहले से तीसरा अक्षर में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर भी +2 हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर पहले से तीसरे अक्षर में माइनस का 1 हो रहा है, यानी कि यही आपका असंगत अक्षर समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा था असंगत अक्षर समूह, तो आप यह आंसर करेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में GHOST को प्यारे दोस्तों ONGCB के रूप में लिखा गया है और ABIDE को UTMRQ के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में RULES को कैसे लिखा जाएगा। SSC CGL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको GD में, CGL में, CHSL में, MTS में या रेलवे के एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। हमारा सीधा से कॉन्सेप्ट दोस्तों ये रहता है कि जब भी आपका मेरे प्यारे दोस्त लेटर से कोड लेटर में बने, यानी कि GHOST, इसका कोड प्यारे दोस्त आपको दे रखा है ON, ठीक है, GCB, और आपको एक वर्ड और दे रखा है, कह रहा उसी सेम पैटर्न के आधार पर ABIDE को लिखा गया है। क्या लिखा गया है, UTMRQ लिखा गया, ये लिखा गया। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा आपका कि जिस भाषा से आपका GHOST से ONGCB लिखा गया ना, सेम पैटर्न सेम लॉजिक के आधार पर आपका ABIDE से मेरे प्यारे दोस्त UTMRQ भी बना है या लिखा गया है। तो आपको सेम पैटर्न से RULES का कोड बताना है। अब देखो कैसे बताएंगे, तो मेरे भाई देखो समझने की कोशिश थोड़ी सी करिएगा यहाँ पर कि GHOST, यानी कि दोस्तों जब भी आपका लेटर से कोड लेटर बने, सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि G से O का रिलेशन देखेंगे, H से N का देखेंगे। तो मेरे भाई G से O कैसे बन रहा है, आप कह दो कि G की प्लस वैल्यू 7 होती है, O की प्लस वैल्यू 15 होती है, चलो 7 से 15 यानी कि प्लस का 8 हो गया। लेकिन मेरे भाई सेम पैटर्न से आपका A से U भी बनना चाहिए, लेकिन मेरे भाई A से U प्लस का 8 करके नहीं बन रहा है। हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग तो पैटर्न को पकड़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, आपका फॉरवर्ड पैटर्न जब आपका गलत हो गया तो आप रिवर्स लगाओगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है, पहले वाले अक्षर से लास्ट वाला अक्षर, यानी कि G से B। तो मेरे प्यारे दोस्त G से B देखिएगा, तो भैया यहाँ पर G की प्लस वैल्यू 7 होती है, B की प्लस वैल्यू 2, 7 से 2 यानी दोस्तों G से B बन रहा है माइनस का 5 करके। क्या यहाँ पर दोस्तों A से Q माइनस का 5 करके बनेगा, आप कह दोगे नहीं बनेगा, रिवर्स पैटर्न से। ठीक है, क्लियर है, यानी कि आपका फॉरवर्ड गलत हो गया, रिवर्स गलत हो गया, तो हम क्रॉस लगाते हैं। देखो यहाँ पर O आपको दे रखा है, यहाँ पर मेरे पास दोस्त G दे रखा है, क्लियर है। यहाँ पर मेरे भाई लेकिन क्रॉस पैटर्न से आपको I नहीं दे रखा है, यहाँ पर A की जगह M दे रखा है, यानी कि दोस्तों फॉरवर्ड गलत, रिवर्स गलत, क्रॉस गलत, सारे पैटर्न आपके यहाँ पे गलत हो चुके हैं। तो मेरा चौथा ऑप्शन क्या बचता है भाई, इन अक्षरों का अपोजिट
अपोजिट अक्षर कर लो, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कह दो कि टी होता है, एच का अपोजिट दोस्तों एस होता है, एल ओ का अपोजिट एल होता है, एस का अपोजिट एच होता है और टी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जी होता है। अब हम इन अक्षरों को भूल जाएंगे, अब हम सेम पैटर्न इनके अपोजिट में लगाएंगे और शायद हमारा कोड बन जाए। भैया जब हमने इनके अपोजिट लिख लिए तो आप क्या करोगे, फिर से फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पे जाओगे। तो मेरे भाई देखिएगा, टी से ओ तो आप कह दोगे टी की प्लस वैल्यू तो 20 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, 20 से 15 यानी कि माइनस का 5। क्लियर है। अब इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको देखो हमें आपको बता ही दे रहे हैं, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 19 होती है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, 19 से 14 यानी कि दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है, एल की प्लस वैल्यू 12 होती है, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है। क्लियर है। 12 से 7 यानी दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है। अब आपको देखो अगर क्रॉस चेक करना है, अगर आपकी इच्छा हो रही क्रॉस चेक करने की, तो देखिएगा ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जेड होता है। ठीक है। बी का अपोजिट अक्षर वाई होता है, आई का अपोजिट अक्षर आर होता है, डी का अपोजिट अक्षर डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट अक्षर दोस्तों वी होता है। अब हम इन अक्षरों को भूल जाएंगे, जो अपोजिट आए हैं उनसे हमें पैटर्न ढूंढना है। यानी दोस्तों पैटर्न क्या है, अब देखो अपोजिट अक्षर करने के बाद में फॉरवर्ड पैटर्न आपका लग रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टी से ओ बना माइनस का 5 करके, तो यहाँ पर दोस्तों जेड से यू बनना चाहिए माइनस का 5 करके। क्या आपका बन रहा है या नहीं बन रहा, चेक कर लो। तो दोस्तों जेड की प्लस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, यू की प्लस वैल्यू 21 होती है, 26 से 21 आपको साफ साफ दिख रहा है माइनस का 5 हो रहा है। वाई की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 25 होती है, टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, आप सभी जानते हो 25 से 20 यानी दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है। आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, 18 से 13 यानी दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है। क्लियर है। आपको देखो सेम जो लॉजिक हमारा यहां पर लग रहा है ना, सेम पैटर्न आपका यहां पर भी लग रहा है। तो आपको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, तो आप इतना ही करोगे और डायरेक्ट आप रूल्स का कोड यहां पर निकाल लोगे। लेकिन मेरे भाई मैं यहां पर पूरा प्रश्न सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है। तो देखो आगे भी देखो मेरे भाई, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, यहाँ पर सी की प्लस वैल्यू 3 होगी। ठीक है। इस वाले वर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्त यहाँ पर देखो अपोजिट करने पे एच आया था। ठीक है। तो एच की प्लस वैल्यू 8, सी की प्लस वैल्यू 3 यानी दोस्तों यहाँ पर भी माइनस का 5 हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ जी की प्लस वैल्यू 7, बी की प्लस वैल्यू 2, 7 से 2 यानी कि माइनस का 5 हो रहा है। मेरे दोस्त कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर जी एच ओ एस टी का अपोजिट लिखा गया है। अपोजिट लिखने के बाद में प्रत्येक वर्ड में फॉरवर्ड पैटर्न से ONGCB आपका ये बन रहा है। तो हम सेम पैटर्न अब रूल्स में करेंगे, इसका आप बाकी दो अक्षर मैच कर लीजिएगा। ठीक है। इतना टाइम यहाँ पर नहीं होता है कि आपको मैं एक एक चीज यहाँ पर कराएं। ठीक है। अब देखो आर का पहले हम इनका अपोजिट करेंगे, यानी दोस्तों आर का अपोजिट आई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। ठीक है। एल का अपोजिट दोस्तों ओ होता है, ई का अपोजिट वी और एस का अपोजिट दोस्तों एच होता है। क्लियर है। जब आप अपोजिट लिख लोगे उसके बाद हमको प्रत्येक अक्षर में माइनस का 5 करनी है, यानी कि दोस्तों आई की प्लस वैल्यू 9। देखो अब इसको भूल जाओ, आई की प्लस वैल्यू दोस्तों 9। ठीक है। 9 में 5 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा 4, और चौथे स्थान पे क्या आता है डी, तो आपका पहला अक्षर हो जाएगा दोस्तों डी। क्लियर है। अब देखो एफ, हम रूल्स को भूल जाएंगे दोस्तों, हमें इनके अपोजिट अक्षर पे ध्यान देना है। आप सभी जान रहे हो कि मेरा पैटर्न क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एफ है, एफ की प्लस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, और 6 में भैया इसमें भी क्या करेंगे माइनस का 5 करेंगे, यानी कि 6 में 5 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा आपका 1 आएगा, यानी कि पहले स्थान पर आपका ए होता है। क्लियर है। अब देखो ओ है, ओ की प्लस वैल्यू 15, मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से भी याद हो जाए। अब ओ की प्लस वैल्यू 15 में भी माइनस का 5 करेंगे, यानी कि आएगा 15 में 5 घटाएंगे 10, और 10वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है जे, यानी कि डी ए जे। उसके बाद में वी की प्लस वैल्यू 22 होती है, 22 में भैया 5 घटा लो सेम पैटर्न से, आपका आ जाएगा 22 में 5 घटाओगे 17, और 17 पे क्या आता है क्यू। इसी प्रकार से एच की प्लस वैल्यू 8, 8 में 5 घटाएंगे दोस्तों 3, और तीसरे स्थान पे दोस्तों आपका आता है सी, यानी कि डी ए जे क्यू सी। तो भैया डी ए जे क्यू सी आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को सिर्फ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भैया आपने डायरेक्ट इनका अपोजिट क्यों निकल लिया। मेरे भाई जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको नहीं पता होगा कि किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पहले मेरा काम होता है फॉरवर्ड चेक करना, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस, उसके बाद में अपोजिट पे आओ। ऐसा करोगे तब आप जल्दी से लॉजिक फाइंड आउट कर लोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी कर लोगे, और 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। क्लियर है। अब देखो श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यहाँ पर लेटर सीरीज का HKOE और कॉमा के बाद KNOE कॉमा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के कौन से 4 अक्षर होंगे ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि 4 अक्षर की हमारे यहाँ पर दोस्तों श्रृंखला चल रही है। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले अक्षर से पहला अक्षर, यानी कि दोस्तों देखिएगा एच से यहाँ पर के कैसे बन रहा है, आप कह दोगे एच की प्लस वैल्यू 8, के की प्लस वैल्यू 11, यानी कि कह दोगे प्लस का 3 हो रहा है। क्लियर है।
अब देखो Q से जरा T का भी देख लो मेरे भाई। Q की प्लस वैल्यू 17, T की प्लस वैल्यू 20, यानी दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले अक्षर से पहले अक्षर के रिलेशन देखेंगे तो H से K बना प्लस का 3 करके, तो K से हम क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर भी बनाएंगे प्लस का 3 करके। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त K में प्लस का 3 करेंगे, यानी कि K की प्लस वैल्यू 11, 11 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 14, और 14वें स्थान पर आपका क्या आता है, N आता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों N से Q कैसे बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त N से Q भी बनना है प्लस का 3 करके, क्योंकि N की प्लस वैल्यू 14, Q की प्लस वैल्यू 17, 14 से 17 यानी दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, और Q से T भी प्लस का 3 करके बन रहा है। क्लियर है। अब इसी प्रकार से दूसरे अक्षर पे आ जाते हैं। दूसरा अक्षर दोस्तों यहाँ पर K है, यहाँ पर दूसरा अक्षर दोस्तों N है, तो K से N कैसे बन रहा है, आप कह दोगे कि K की प्लस वैल्यू 11 होती है, N की प्लस वैल्यू 14, यानी कि दोस्तों प्लस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से N में क्या कर दोगे, प्लस का 3 कर दोगे, यानी कि N की प्लस वैल्यू 14, 14 में दोस्तों 3 जोड़ोगे तो आएगा 17, ठीक है। 17 पे क्या आता है दोस्तों, आपका Q आता है। क्लियर है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि दूसरा अक्षर हमारा Q होगा। जब जैसे ही आप यहां पर अगर मान लो Q आया प्लस का 3 करके, तो भैया Q से दोस्तों यहां पर T भी बनना चाहिए प्लस का 3 करके, यानी कि दूसरा अक्षर यहां पर Q बना है प्लस का 3 करके, तो भैया दूसरा Q से T भी बनना चाहिए प्लस का 3 करके, ठीक है। यानी कि दोस्तों Q की प्लस वैल्यू होती है 17, 17 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आता है 20, और 20वें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आता है T, यानी कि दोस्तों देखो आपको यहां पर दूसरा अक्षर T दे भी रखा है। क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्त इस श्रृंखला में कुछ नहीं हो रहा है, क्या कर दिया गया है, दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस का 3 कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बन गया है Q, और Q में प्लस का 3 कर दिया दोस्तों आपका बन गया T, और T में प्लस का 3 कर दोगे दोस्तों आपका बन जाएगा W। क्लियर है। यानी कि N के बाद Q, N के बाद Q दोस्तों आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि आपके ये 2 ऑप्शन B और C गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगला अक्षर निकाल ले रहे हैं। देखो पेपर वाला तरीका ही बता रहे हैं आपको, लेकिन हम थोड़ा स्लो मेथड में बता रहे हैं, आप स्पीड में करोगे। देखो अब कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पर तीसरा अक्षर O है, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर O है, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर O है, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर O है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड में भी तीसरा अक्षर हमारा O ही होगा। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों देखो लास्ट में E है, लास्ट में E है, यहाँ पर भी लास्ट में E है, यहाँ पर भी लास्ट में E है, तो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड में भी लास्ट में E ही होगा, यानी कि NQOE। तो NQOE आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, SSC MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप कह दोगे देखो जब भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मिले तो हमेशा बड़ी नंबर बनाने की कोशिश किया करो, यानी कि 122, 143, यानी कि क्वेश्चन हमारा इस डायरेक्शन में सॉल्व होगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 25, 24 से क्या आप 122 बना सकते हो, आप कह दोगे बिल्कुल बना सकते हैं। बोलो कैसे, आप कह दोगे हमको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 25 और 24 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं, 25 और प्यारे दोस्त 24 को जोड़ लो तो क्या होता है, आप कह दोगे 5 4 9 2 2 4, यानी कि 49 हो गया। अगर हम 49 को दोस्तों 2 गुना कर दें तो आप कह दोगे क्या हो जाएगा हमारा, ये 98 हो जाएगा। और इसी 98 में दोस्तों ये हम 24 जोड़ दें, यानी कि बीच वाला नंबर 24 जोड़ दें तो दोस्तों 8 4 12, ठीक है, 9 2 11 1 12, यानी दोस्तों आपका 122 बन गया। कैसे बना है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ करना ही नहीं है। पहले हमने 25 24 को जोड़ा, ठीक है, 25 24 को जोड़ने के बाद में इसका दोगुना किया, जोड़ने पे आया 49, 49 का दोगुना दोस्तों 98, 98 में बस हमने बीच वाला नंबर 24 जोड़ दिया है, आपका 122 यानी कि बड़ी संख्या बन गई। सेम पैटर्न आपको 31 और 27 में भी कर लेना है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले 31 और 27 को जोड़ लो, क्या आया, आप कह दोगे 7 1 8 3 2 5, यानी कि 58 आ गया। 58 का दोगुना दोस्तों यानी कि 2 8 16, 2 5 10 11, 116 आ गया। 116 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, आप कह दोगे बीच वाला नंबर ही 27 जोड़ देंगे, जिस प्रकार से आपने 24 जोड़ा था। तो यानी कि यहां पर जोड़ने पे क्या आएगा, आप कह दोगे 7 6 13, 2 1 3 1 4 और ये 1, यानी दोस्तों आपका आ गया 143, और आपको दोस्तों यहाँ पर 143 दे भी रखा है। क्लियर है, यानी कि आपको लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर 35 और 29 में कर देंगे। क्या करोगे 35 29 में, आप कह दोगे देखिएगा ऊपर यहाँ पर 35 और 29 को सबसे पहले मेरा काम होता है जोड़ना, जोड़ लो तो 9 5 14 3 2 5 1 6, यानी कि 64 आ गया जोड़ने पर 35 और 29 को। जोड़ने के बाद इसका दोगुना करो तो 64 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 128, 128 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। 128 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 2 2 4 1 5 और 1, यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगी 157, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम 1 सेकेंड रुकिएगा।
देखो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कुछ सी पी हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जो कथन में कह रहा है उसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कुछ सी पी हैं, यानी कि कुछ सी, तो सी का कुछ हिस्सा दोस्तों किसमें है, पी में है। इस प्रकार से आपका सी और पी के बीच वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर है। फिर कह रहा है कोई सी टी नहीं है, कोई सी, यानी कि दोस्तों कोई सी, यानी कि टी का गोला बिल्कुल अलग होगा सी से। क्लियर है, कोई सी टी नहीं है। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है सभी पी एस हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सभी पी का सभी भाग, देखो सभी पी, यानी कि जो पी का गोला ये है ना, सभी पी क्या है ऐसे, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई पी का गोला तो हमने बना रखा है, कहाँ पर है, ये है। तो सभी पी, यानी कि सभी पी आपके ऐसे इस प्रकार से हो जाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों आपका कथन के अनुसार से ये वेन डायग्राम बन गया। अब इस वेन डायग्राम के अनुसार ही हम इन निष्कर्ष को सही गलत साबित करेंगे। देखिएगा पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी एस के सी होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष हमसे कह रहा है सभी एस के सी होने की संभावना है, सभी एस के सी होने की संभावना भैया हो सकती है, यानी कि निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। आपको देखो वेन डायग्राम में दिख रहा है कम से कम कुछ सी, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, तो भैया कम से कम कुछ टी जो है सी नहीं है। तो बिल्कुल मेरे भाई कोई भी टी सी नहीं है, कम से कम की बात करें या कुछ भी बात करें, कोई भी टी सी यहाँ पर नहीं है। तो ये निष्कर्ष भी दोस्तों आपका सही होगा। फिर कह रहा है कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी टी नहीं है, तो मेरे भाई देखो टी का गोला अलग है, पी का गोला अलग है, बिल्कुल ये भी निष्कर्ष सही हो रहा है कि कुछ पी टी नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है वेन डायग्राम में, यानी कि ये निष्कर्ष भी आपका सही हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष 1 2 3 सभी अनुसरण करते हैं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन में कोडेड इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न को अपनी जी जान लगा के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं होता, सारी चीजें हमको इस प्रश्न में दे रखी होती हैं। करने का तरीका क्या होता है बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है क्यू प्लस आर का अर्थ क्या है, पहले मैं अब एक बार आपको प्रश्न पढ़कर समझाएंगे। क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पिता है, क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है, क्यू गुणे आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, क्यू भागित आर का अर्थ है क्यू आर की पुत्री है। तो एस भागित क्यू प्लस एम गुणे पी माइनस के है, तो क्यू का के से क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो छोड़ो, करने का मेरा तरीका समझो। सबसे पहले देखो हमको जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन पे ध्यान देना है। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम उठाएंगे एस भागित क्यू, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जो रिलेशन आपका क्यू भागित आर में आपको आप लोगों को दे रखा है, कह रहा है क्यू भागित आर का अर्थ है क्यू आर की पुत्री है, तो सेम वही रिलेशन आपको एस भागित क्यू में बना लेना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्यू भागित आर का क्या रिलेशन है, कह रहा है क्यू आर की पुत्री है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्यू जो है वो आर की पुत्री है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त क्यू जो है वो आर की पुत्री है, तो सेम इसी प्रकार से एस भागित क्यू, यानी कि एस पुत्री है, यानी कि भैया मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन। एस पुत्री है तो एस के ऊपर माइनस का साइन, पुत्री है यानी कि इसके माता पिता इसके ऊपर वाली इस पीढ़ी पे होंगे। क्लियर है। आप इतना तो आप सभी जानते हैं, एस पुत्री है किसकी, क्यू की, तो भैया क्यू इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये पुत्री माता की भी हो सकती है पिता की भी हो सकती है, तो क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो कोई भी उसके ऊपर निशान नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे यहाँ पर दे रखा है क्यू प्लस एम, क्यू प्लस एम, यानी कि दोस्तों जो रिलेशन आपका क्यू प्लस आर का यहाँ पर दे रखा है वही रिलेशन हमको क्यू प्लस एम में बना लेना है। तो क्यू प्लस आर का रिलेशन क्या है, यहाँ पर कह रहा है क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो आर का पिता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू प्लस एम है, यानी कि क्यू जो है वो पिता है, किसका पिता है, एम का पिता है। क्यू पिता है यानी क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, क्योंकि क्यू पिता है, किसका पिता है मेरे दोस्त, एम का पिता है, यानी कि क्यू की एक संतान और क्या है, एम है। तो ठीक है, तो एम को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एस और एम ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे या दोनों आपस में ये बहनें हो जाएंगी, क्योंकि हमको एम का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त क्यू की दो संतानें एस और एम हो जाएंगी। इतना यहाँ तक आप समझ गए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त एम गुणे क्यू पी पे आ जाएंगे। देखो ऐसे ही आपको करना है और आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ये क्वेश्चन मैं मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकता हूं फटाक से ब्लड रिलेशन का डायग्राम बना के। अब देखो
इसकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो ट्रिक मैं यहाँ पर समझा पाऊंगा आपको। वो ट्रिक दोस्तों फेस टू फेस यानी कि बोर्ड पे ही समझाई जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, m गुणे पी। देखो q प्लस m का हो गया, अब हम आ गए m गुणे p पर। m गुणे p का क्या रिलेशन बनाओगे, तो आप कह दोगे q गुणे r का क्या अर्थ है, q r का भाई है। सेम इसी प्रकार से m गुणे p है, यानी कि जो m है वो p का भाई है। मेरे प्यारे दोस्त m जो है वो p का भाई है, m भाई है यानी कि मेल है, तो प्लस का साइन किसका भाई है, p का भाई है। तो देखो ये p का भाई यानी कि m की ही पीढ़ी में आएगा, तो m के बगल में p इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये भाई लड़की का भी हो सकता है, ये लड़के की भी हो सकता है, यानी कि p का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप p माइनस k पर आओगे, क्योंकि आपका लास्ट में यही बच रहा है, तो p माइनस k के बीच कैसे रिलेशन बनाओगे, तो आप कह दोगे हमको तो दे रखा है q माइनस r का क्या अर्थ है, q r की पत्नी है, तो p माइनस k का क्या रिलेशन होगा। जब q r की पत्नी हो रही है तो Q जो है वो R की पत्नी हो रही है, तो P माइनस के है, यानी कि P पत्नी होगी, किसकी पत्नी होगी दोस्तों, K की, यानी कि P और K आपस में क्या है, पति पत्नी है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी S M P आपस में भाई बहन है। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब देखो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है Q का K से क्या रिश्ता है, Q का K से क्या रिश्ता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं, आप बता दोगे Q ये रहा, K ये रहा। Q का K से रिलेशन पूछा है, ठीक है, तो Q भैया पिता है, किसका पिता है, P का पिता है, और P लड़की है, P की शादी हो गई K से, तो भैया P देखो, अब एक पिता अपनी बेटी के पति को क्या लगे, क्या मतलब क्या रिश्ता लगेगा, आप कह दोगे ससुर लगेगा उसका, K का तो लगेगा ससुर और P का लगेगा Q पिता। क्लियर है, तो आपका Q से K का रिलेशन पूछा, यानी कि Q K का क्या लगता है, तो भैया Q जो है वो K का ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता था कि K का Q से क्या रिलेशन है, भैया K का Q से क्या रिलेशन है, यानी कि K Q का क्या लगेगा, तो जो K है वो Q का दामाद लगेगा। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा Q K से क्या Q जो है K से किस प्रकार संबंधित है, तो ससुर लगेगा। आपको दोनों चीजें ध्यान देनी है, क्या आपसे पूछ रहा है वो प्रश्न में। इसी का दूसरा वर्जन दोस्तों क्या होता है, सिंपल वाला जो होता है, कह रहा है तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी नाम के एक लड़के ने कहा, भैया सनी ने कहा, इसका भी हम जो कह रहा वैसा डायग्राम बना लेंगे। सनी ने कहा वह मेरी बहन, यानी कि सनी की कोई बहन है, वह मेरी बहन की माता के, वह मेरी बहन की माता, बहन की माता यानी कि दोस्तों बहन की माता इस प्रकार से हो जाएंगी, बहन की माता के पति, बहन की माता के पति, यानी कि इस औरत का पति दोस्तों ये हो जाएगा, पति का भाई, पति का भाई यानी कि ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, आप कह दोगे ठीक है, यानी कि देखिएगा ये पति का भाई हो गया, ठीक है। सनी ने कहा वह मेरी बहन, बहन की माता, माता के पति का भाई है। तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या रिश्ता है, ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सनी देखो, अब आप देखो पहले बात ये देखो, सनी जो है ये सनी और ये जो लड़की है ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्लियर है, इनकी माता पिता कौन है, तो आप कह दो इसका माता ये है और पिता ये है, पिता ये, ठीक है। अब सनी के पिता जब ये वाला व्यक्ति है, इसका अगर इसके पिता को कोई भाई होगा तो सनी का क्या लगेगा, सनी का तो वो लगेगा चाचा। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सनी का इसी जो ये भाई है फोटो वाले व्यक्ति से क्या रिलेशन होगा, तो आप कह दोगे सनी इस व्यक्ति का लगेगा भतीजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि सनी का इस वाले व्यक्ति से क्या रिलेशन है, देखो ये चीज आप दोस्तों डायग्राम देख के ही समझ पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा नहीं ऐसे सकता हूँ, आप ध्यान से देखो। अगर आपसे पूछा सनी का इस वाले व्यक्ति से क्या रिलेशन है, तो आप कह देते सनी इस व्यक्ति का लगेगा बेटा। लेकिन सनी का पूछा है इस वाले व्यक्ति से, यानी कि उसके पिता के भाई से रिलेशन पूछा सनी का, तो आप कह दो कि सनी उस व्यक्ति का लगेगा भतीजा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट करता है। एसएससी सीपीओ 2020 के एग्जाम में भी आया था और इसके बाद भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी। मेरे प्यारे दोस्त चाहे भैया वो शिक्षक हो या क्लर्क हो या चपरासी हो, वो मानव के अंतर्गत ही आता है। लेकिन शिक्षक हमारा एक अलग वर्ग है, क्लर्क हमारा एक अलग वर्ग है, चपरासी हमारा अलग वर्ग है। यानी कि सबसे बड़ा वाला गोला मानव हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के जो गोले हो जाएंगे शिक्षक, क्लर्क और चपरासी के हो जाएंगे। ऐसा वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में अक्षर संख्या A1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर संख्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो
सबसे पहले मेरा इस काम है, ये दोस्तों ओपन डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम होता है अपोजिट अक्षर को जानना, यानी कि U5 के अपोजिट क्या होगा, A1 होगा, ठीक है। और दोस्तों O4 E2 के अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। हम लिख दे रहे हैं U5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आप कह दोगे A1 हो जाएगा। O4 के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, E2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से Z6 किसके अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, I3 के अपोजिट हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है A1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर संख्या होगी। A1 के विपरीत दोस्तों, A1 ये रहा, A1 के विपरीत क्या है, US, यानी कि सॉरी U5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका D U5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता E2 के विपरीत क्या है तो आप कह देते O4 है। अगर आपसे पूछता O4 के विपरीत क्या है तो आप कह देते E2 है। समझ गए, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 6 छात्र PQRSTU किसी वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो प्रश्न बोलेगा हम लोग वही करेंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 6 व्यक्ति, यानी दोस्तों ये आपका वृत्ताकार मेज हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, 6 व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुख हैं। तो हम 6 व्यक्तियों का पहले स्थान आपको लिए हम बना ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यह कर लेना है। उसके बाद में मेरे भाई आपको प्रश्न पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है आर जो है वो टी और यू दोनों के ठीक बगल में है, टी और यू के ठीक दोनों के बगल में, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आर जो है जो टी और यू दोनों के ठीक बगल में है, यानी कि टी और यू के ठीक बगल में कौन है, आर है। टी के बगल में देखो आर इस प्रकार से होगा, यू के बगल में भी आर इसी प्रकार से होगा, यानी कि साफ साफ आपसे कह रहा है टी और यू के बीच में कौन होगा, आर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टी ये रहा, आर को हम बीच में बैठाना है, और यू रहा, यू ये रहा। तो टी और यू के ठीक बगल में मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, इतना तो हमने कर लिया। लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो आपसे आगे क्या कह रहा है, जो पी है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो पी है वो यू के दाईं ओर। तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी आप देखो यू का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। अब यू का दायां स्थान कौन होगा, तो आप कह दो कि यू का दायां चलेगा इधर की ओर। तो कह रहा है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी बैठा है, यानी जो पी है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो यू के दाईं ओर पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, तीसरा स्थान ये रहा, यानी कि दोस्तों पी आपका यहां पर बैठा है। क्लियर है, जो प्रश्न में कह रहा है मैंने वही कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो कह रहा है क्यू जो है एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो क्यू है एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन मेरे भाई एस का तो स्थान हमको पता ही नहीं है, तो छोड़ो। लेकिन जैसे ही आप इधर गए तो आपसे कह रहा है जो एस है वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एक सेकेंड यहां पर अब गड़बड़ होगी। टी और यू दोनों, जो आर है टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, चलो ठीक है। उसके बाद में कह रहा है जो क्यू है एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस के बाईं ओर। यार यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी, एस जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक सेकंड, जो एस है वो पी के दाईं ओर, यानी कि चलो यहाँ पर बैठ जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको ये दे रखा, ठीक है। वृत्ताकार दोस्तों हमारा मेज हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई कोई दिक्कत नहीं। 6 व्यक्ति है ना, देखो पहला व्यक्ति ये रहा, दूसरा व्यक्ति ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, और छठा आपका ये रहा। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। ऐसे पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल पक्के स्थान वाली लाइन उठाते हैं, यानी जिसका स्थान बिल्कुल क्लियर हो। ऐसे जो है पी के दाईं ओर, तो मेरे भाई पी को चलो हम यहाँ बैठा ले रहे हैं। पी के दायां ये स्थान होगा और ये स्थान होगा, यानी कि दोस्तों पी का दायां इस तरफ चलेगा। क्लियर है। तो आप कह दोगे जो एस है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये रहा, ये दूसरा स्थान ये रहा, यानी कि दोस्तों एस आपका यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा दिया। उसके बाद कह रहा है आर जो है टी, उसके बाद चलो हम ये वाली लाइन कर लेते हैं। क्यू जो है एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो क्यू है वो एस के बाईं ओर, एस का बायां होगा इधर, क्योंकि दायां तो हमारा इधर था। क्लियर है, इतना आप सभी जानते होंगे। तो एस के बाईं ओर दोस्तों कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो हमने क्यू को दोस्तों यहाँ पर बैठा लिया है। उसके बाद में दोस्तों कह रहा है पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो यू के दाईं ओर, जो पी है वो यू के दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, यानी कि यू के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर यू के दाईं ओर
पी बैठ गया हमारा तीसरे स्थान पर। ठीक है भाई, यू का दाएं इधर ही तो चलेगा। आप कह दोगे पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरे स्थान पर दोस्तों हमारा पी बैठा, यानी कि पी का स्थान बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो आर है वो टी और यू दोनों के ठीक बगल में है। टी और यू के बगल में, टी और यू के ठीक बगल में दोस्तों कौन है? आर, यानी कि टी और यू के बीच में भैया आर होगा। तो हम मेरा देखो दोस्तों यहाँ पर टी और यू के बीच में देखो टी के बगल में आर आ रहा है और यू के बगल में दोस्तों आर आ रहा है, यानी दोस्तों पूरा प्रश्न हमारा प्रश्न की कंडीशन के अनुसार से हमने सभी व्यक्तियों को यहाँ पर बैठा लिया है। ठीक है, सारी कंडीशन आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है ना? ठीक है, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ वहाँ पे ये कर दी थी, आर जो है टी यू के दोनों ठीक बगल में है, तो मैंने ये लाइन पहले स्टार्ट कर दी थी। हालांकि वैसे भी हो सकता था, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन हम हमेशा जब भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल क्लियर वाली लाइन उठाएंगे, यानी कि जहाँ पर जिस व्यक्ति का स्थान बिल्कुल क्लियर हो रहा हो। ये देखो ये स्थान बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे जो है वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी को कहीं भी बैठा लो और उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका ऐसे यहीं पर बैठेगा। ठीक है, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है आर और एस दोनों के ठीक बगल में कौन है, तो मेरे दोस्त आर ये रहा, एस ये रहा, दोनों के ठीक बगल में आपको यू दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करती। जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा हमको करना है। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। देखिएगा बिंदु ए मान लिया हमने, ये रहा उत्तर की ओर। देखो पहले आपको दिशा के बारे में थोड़ा सा बता दें दोस्तों। देखिएगा ये आपका पूरब होता है, ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर होता है, ये वाली दिशा आपकी पश्चिम की ओर होती है और ये वाली दिशा दोस्तों आपके नीचे की ओर दक्षिण होता है। इतना आप सभी जानते होंगे। अब कह रहा है ए बिंदु सुमन जो है बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी कि दोस्तों देखिएगा शायद यहाँ पर जगह कम पड़ जाए, यहाँ पर चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुमन ए बिंदु से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, देखो ए से स्टार्ट किया, उत्तर की ओर कितना गई है दोस्तों? कह रही है 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो हमने ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर मान ली। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब उसके बाद कह रहा है आगे वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से दोस्तों वह दाईं ओर मुड़ गई, यानी कि जब इस पॉइंट पर आ गई दोस्तों तो दाईं ओर मुड़ी उत्तर दिशा में और 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। फाइनली दोस्तों वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, देखिएगा प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दोस्तों ये दिशा तो आपकी पूरब की ओर होती है, अब यहाँ से आपको दाएं मुड़ना है, यानी कि नीचे की ओर। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी कि यहाँ से वह दाएं मुड़ी और दोस्तों इस पॉइंट के सामने आ गई। क्यों सामने आ गई? क्योंकि भैया साफ साफ बोला है यहाँ से जब वो मुड़ी तो 3 किलोमीटर की ही ड्राइव करती है। ठीक है, 3 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों ये डिस्टेंस भी आपकी 3 हो गई और ये वाली भी आपकी 3 हो गई। क्लियर है? अंत में वह एक और बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक 6 किलोमीटर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब देखो जब वो यहाँ पर आ गई ना, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त क्या मुड़ रही है? यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त वो बाएं मुड़ रही है। ठीक है, ध्यान देंगे। जब यहाँ पर आ गई तो कह रहा है अंत में वह और एक और बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की ड्राइव करती है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब इस दिशा में आ गई तो दिशा आपकी दक्षिण हो गई। यहाँ से जब वह बाएं मुड़ेगी ना तो ऐसे जाएगी। क्लियर है? और दोस्तों आपको साफ साफ कह रहा है कि वह क्या कर रही है? 6 किलोमीटर की ड्राइव करती है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी 6 किलोमीटर हो जाएगी। ये लाइन थोड़ी सी हमारी छोटी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। ये दोस्तों 6 किलोमीटर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में कुछ खास पूछा ही नहीं है, बिंदु ए तक उसे आना है, यानी कि जब वो यहां पर पहुंच गई ना तो आपको उसको बिंदु ए तक आना है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस पॉइंट को मैं चलो नाम दे रहा हूं डी। ठीक है, और इसको नाम दे रहा हूं, एक सेकंड, इस पॉइंट को दोस्तों मैं नाम दे रहा हूं सी और जो लास्ट वाला पॉइंट उसका है उसको नाम दे रहा हूं मैं डी। तो सी से डी के बीच की दूरी आपसे कह रही है 6 किलोमीटर की है और आपसे डी से ए के बीच की दूरी पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब देखो ये वाली हमारी 4 किलोमीटर है तो मेरे प्यारे दोस्त ए से सी ये भी हमारी 4 किलोमीटर होगी और आपसे ए से डी तक की पूछी है। तो आप कह दो कि 4 + 6 एक सेकेंड, कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यार क्वेश्चन सही तो हुआ है, गड़बड़ कर दी क्या कहीं से हम लोग ने? अच्छा ठीक है, देखो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए यार 6 ये रहा। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार?
फिर से देख लेते हैं। कह रहा है सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर, ए पॉइंट से दोस्तों वो ए पॉइंट से थोड़ा इस बार यहाँ बना लेंगे, ए पॉइंट से दोस्तों में उत्तर की ओर गई है 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से भैया दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की ड्राइव, यानी कि दाएं मुड़कर दोस्तों 4 किलोमीटर हमारी ऐसे पर आ गई। उसके बाद कह रहा है वह फिर से दाएं मुड़ती है, जब वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर की ड्राइव करती है, ठीक है, यहाँ पर आ गई। उसके बाद वो कह रहा है अंत में वह एक और बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी कि वो यहाँ से 6 किलोमीटर की ड्राइव करके यहाँ पर पहुंच गई बिंदु बी तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त जाहिर सी बात है यार, भैया गलत कुछ हो ही नहीं रहा है। आपसे बिंदु ए से पूछा ना, तो मेरा बिंदु ए तो यही रहा ना, सही तो हुआ यार, एक स्टेप यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ है। तो भैया यहाँ से उसको ए तक पहुँचना, तो 6 4 10 ही तो हो गया ना, जाहिर सी बात है 10 हो गया, और 10 हो गया पश्चिम किलोमीटर। यानी दोस्तों यहाँ पर ये आप ऑप्शन गलत कर देंगे, यहाँ पर कुछ गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, जब वो यहाँ पर आ गई तो आपसे ए पॉइंट पर जाने के लिए कह रही है बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किसी दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो भैया वो डायरेक्ट पहुँच जाएगी ना यहाँ पे बी से, ऐसे तो पहुँचेगी। आप कह दो ये डिस्टेंस 6 है और ये वाली 4 है, तो मेरे दोस्त ये भी 4 होगी, तो 6 4 दोस्तों 10 हो गया, 10 किलोमीटर किस दिशा में मेरे प्यारे दोस्त, वो भैया इस दिशा में तो आएगी ना। आप कह दो कि इस दिशा में ड्राइव करेगी, और ये दिशा दोस्तों आपकी किधर होती है, पश्चिम की ओर, यानी कि दोस्तों 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आप कोई भी नहीं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गलत टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। ऑप्शन में मत जाइएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिलता है गलत टाइप हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप ही तो वहां पे किया, जो उसने कहा हमने वही किया, उसी डायरेक्शन में चलाया उसको। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग है, जहां पर ए है वहां पे भाग का साइन बना लेंगे, बी का अर्थ गुणा है, और सी का अर्थ जोड़ है, तो सी का अर्थ दोस्तों हमने जोड़ कर लिया, और डी का अर्थ घटाना, तो हमने डी की जगह माइनस का साइन लगा लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से सी है, सी का अर्थ था जोड़, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे, और बी का अर्थ था क्या, गुणा, यहाँ पर बी फिर से है तो फिर से गुणा लगा लो। क्लियर है। आपने जब सारे साइन यहाँ पर लगा लिए तो आपको बॉड-मॉस के नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बॉड-मॉस के नियम क्या करता है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, भाग है, 29 की 87 में भाग दोगे दोस्तों 3 आएगा, गुणा 14, ठीक है, माइनस 24। आपको मैं एक एक स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। देखो 6 पंचे दोस्तों 30 हो गया, ठीक है, और 14 10 दोस्तों क्या हो गया, 42 हो गया। 42 माइनस 24 प्लस 14, ठीक है, और प्लस, तो पहले हम प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 14 और 30 दोस्तों क्या हो गया, 44 हो गया, और 44 और 42 जोड़ लेंगे तो दोस्तों 44 और 42 दोस्तों आपका हो जाएगा 86, और 86 में दोस्तों माइनस का 24 कर दोगे तो आप कह दोगे हमारा बचेगा यहाँ पर 62, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है शब्द किंगडम को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किंगडम को, पहले तो भैया इसको KING, ठीक है, DOM, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम क्या होता है, A to Z के फॉर्म में, यानी कि ABCDEFG, इस प्रकार से क्रम में अक्षरों को लिखना है। तो आप सभी जानते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लेस वैल्यू लिख लो। आप सभी जानते हो हम प्लेस वैल्यू से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख ली। सबसे पहले 4 नंबर यानी कि D आएगा, उसके बाद दोस्तों 7, 4 के बाद 7 यानी कि G, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका 9, ठीक है, यानी कि I, उसके बाद दोस्तों 11 यानी कि दोस्तों K, 9 हो गया, 11 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 13 यानी कि M, 13 के बाद दोस्तों आएगा 14 यानी कि दोस्तों N, और लास्ट में दोस्तों आपका आ जाएगा O यानी कि 15 वाला, ठीक है। ये आपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इन अक्षरों को व्यवस्थित कर लिया। देखो ये आपके एक सीक्वेंस से एक क्रम से आ गए अक्षर, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर। अब बाएं से चौथा अक्षर, तो दोस्तों बाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया, K हो गया, और दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर दोस्तों N हो गया, ठीक है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो आप कह दोगे दोस्तों बाएं से चौथा और दाएं से दूसरा,
तो आप कह दोगे इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के कितने अक्षर हैं? तो मेरे भाई एक ही अक्षर तो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाएं से चौथे, जैसा उसने कहा बाएं से चौथा यानी कि के और दाएं से दूसरे यानी कि एन, इनके बीच में हमारे दोस्तों कितने अक्षर होंगे? आप कह दोगे एक अक्षर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यार ऐसा, हाँ चलो यहाँ से भी कर लेते हैं। अगर आप इसको दायां मान ले रहे हैं और इसको बायां मान ले रहे हैं तब भी आपका एक ही अक्षर आएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के दोस्तों आपका एक ही अक्षर बीच में होगा, जैसा आपसे उसने प्रश्न में कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे कुछ कह नहीं रहा है, आपको खुद समझना पड़ेगा दोस्तों। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा पेपर ये इस वाले हिस्से को मोड़कर दोस्तों यहाँ पर ऐसे रख दिया गया। ठीक है, अब इस पेपर को हमको खोलना है और बताना है कि कैसी आकृति बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप इस वाली आकृति को इस इधर यहाँ पर खोलोगे, ठीक है, ऐसे पलट के खोलोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो एरो है ना, ये एरो आपका ऊपर की तरफ बनेगा। ये एरो दोस्तों आपका ऊपर की ओर बनेगा, ये ठीक है, ये वाला निशान हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। तो देखो इस ऑप्शन में ऊपर की ओर नहीं है यानी कि ये गलत है, इस ऑप्शन में भी ऊपर की ओर नहीं यानी कि दोस्तों ये भी गलत हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन में दोस्तों आपको देखो एरो एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आपके दो ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गए हैं। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पर देखो अब हम किससे करेंगे, देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही देखो इसमें बनना है और सेम ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर बनना है। और मेरे भाई इसको जब यहाँ पर ऐसे पलटोगे ना यहाँ पर तो बिल्कुल सेम आकृति बनेगी जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए और सी में मिल रही है, ये आधी वाली। ठीक है, अब मेरे भाई जब यहाँ पर ये वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल पलटने के बाद फिर उसके मेरे प्यारे दोस्त जब इसको इधर यहाँ पर लाओगे तो दोस्तों ये पूरा पलट जाएगा और पूरा पलट कर यहाँ पर बनेगा। अब पूरा पलटने के बाद कैसा बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको क्या अजीब मिल रहा है। हाँ ये देखो, एक सेकंड भैया, देखो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया भाई। दो ऑप्शन तो आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ये देखो जब ये वाली आकृति यहाँ पर पलटेगी ना तो ये जो ऐसा एरो यहाँ पर बना है सेम ऐसा ही एरो यहाँ पर बन जाएगा। और देखो सेम ऐसा एरो यहाँ पर आपका बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पलट दे रहा है। देखो यहाँ पर पलट दिया ये वाला एरो, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा पेपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार रिपीट कर दें मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इस हिस्से को यहाँ पर खोलोगे तो पलट के ही तो खोलोगे, पलट के ही तो खोलोगे। आप कह दोगे ठीक है तो भैया ये दिल हमारा, ये दिल की जो नोक है ये नीचे आ जाएगी, या तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो एरो का ये आगे वाला हिस्सा है ना ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ऊपर की ओर यहाँ पर ये एरो नहीं उठ रहा है, ऊपर की यहाँ पर नहीं उठ रहा है, ऊपर की ओर यहाँ पर उठ रहा है, यहाँ पर उठ रहा है। फिर मैंने क्या किया, ये वाला एरो चेक किया। तो मेरे प्यारे दोस्त जब इस पूरे हिस्से को यहाँ पर पलटोगे तो ये वाला एरो ऊपर की ओर, इसकी नोक ऊपर की ओर हो गई। और ये वाला जो एरो है सेम ऐसे यहाँ पर एज इट इज बिल्कुल जैसा ये एरो है यहाँ पर बन जाएगा। और सेम ऐसा ही एरो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, यानी दोस्तों छिपी हुई आकृति आपको यहाँ पर बतानी है। एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपको एम्बेडेड फिगर बतानी है तो आप कह दो कि जैसे देखो हमको यहाँ पर रोटेशन की अनुमति नहीं है, ठीक है, जैसे ही आपको फिगर दे रखी है आपको ऐसा ही बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा आपको इस वाले डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर जैसे ही बी में आए तो आप कह दोगे हमको तो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो आपको सेम आकृति दिख रही है ना, जैसे कि आपको ये दे रखी है। तो आप कह दो कि ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति छिपी हुई है बिल्कुल सेम तरीके से। क्लियर है। 18वें नंबर क्वेश्चन हो गया। 19वें पे आते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर ये दर्पण आपको ऐसे मतलब ये चीज़ आपको ऐसी दे रखी होती तो यहाँ पर दोस्तों इस आकृति की हमको मिरर इमेज बनानी होती, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये हमको मिरर इस प्रकार से दे रखा है तो आप समझ जाएंगे कि हमको इसकी इस आकृति की वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए ये वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा, यानी कि पलट दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है। तो देखो ये जो आपको ये चीज़ दे रखी ना, ये चीज़ ऊपर की ओर होगी, नीचे नहीं होगी, नीचे नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपके ऐसे ही देखते ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर है। उसके बाद में चलो ये हिस्सा हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, इतना दो ऑप्शन तो गलत हो गए ना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों जो ये वाला ये चीज़ जो दे रखी ना, ये चीज़ मेरे प्यारे दोस्त ये जो डब्लू की आकृति आपको दे रखी ना, वो आपकी डब्लू इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल सही हुआ। देखो
जब इसको पलट के लाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये ऐसे ही तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको ऐसा दे नहीं रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी से ऑप्शन निकालते हैं, चाहे भैया अब आपका मिरर इमेज हो या आपका वाटर इमेज हो। ठीक है, देखो अब इसको या देखो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त W की, देखो W की अगर वाटर इमेज बनाओगे दोस्तों ऐसे बनेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब W की मिरर इमेज बनाओगे तो W की मिरर इमेज W ही रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त देखो मिरर इमेज में क्या होती है, पास वाले अक्षर पास की तरफ होंगे, यानी कि मेरे दोस्त पहले पर मिरर के पास क्या है P, तो P का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। क्लियर है? ऐसा P आपको कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा है। W पे आ जाओ, लास्ट में क्या है W, देखो W यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन में आपको W दे रखा है, यहाँ पर W है, यहाँ पर W है, और मेरे प्यारे दोस्त P का भी यहाँ पर बिल्कुल सेम बनना है। लेकिन जैसे ही आप K पर आओगे, ठीक है, W लास्ट में है ना, ठीक है, K पर आओगे तो दोस्तों K का मिरर इमेज तो ऐसे बनेगा, और ऐसा आपको यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। लेकिन 2 में आ जाओ, 2 की मिरर इमेज मेरे दोस्त कैसे बनेगी, देखो 2 वाला भी मिरर इमेज हमारा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा इन दोनों ऑप्शन में आपको दे रखा है। 3 से क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, जब 3 की मिरर इमेज बनाओगे ना तो ऐसी बनेगी, और ऐसी मिरर इमेज आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, यानी कि देखो यहाँ पर तो 3 आपको एज इट इज दे रखा है, ये मिरर इमेज बनी नहीं सकती है। 3 की मिरर इमेज मेरे दोस्त 3 ऐसा रखा है ना, मिरर इमेज ऐसी बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी पहले एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर डी को हमने 3 के हिसाब से एलिमिनेट कर दिया, तो बचा ऑप्शन हमारा सी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो मेरे दोस्त ये नॉन वर्बल में सीरीज वाला क्वेश्चन है, यानी कि देखो इस वाली आकृति के संबंध में देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर इस वाली आकृति की यहाँ पर वाटर इमेज आपको दे रखी है, देखो पलट के जो लिखा गया ना, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया है और ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, यानी कि वाटर इमेज दे रखी है। तो सेम इसी प्रकार से इस वाली आकृति की आपको क्वेश्चन मार्क जगह वाटर इमेज बना देनी है, यानी कि सर्कल आपका नीचे आ जाएगा। सर्कल आपका नीचे नहीं है, यानी कि ये गलत। क्लियर है? सर्कल आपका नीचे यहाँ पर है, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो जो आकृति का संबंध इसमें दे रखा है, सेम वही रिलेशन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा बन भी रहा है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कुछ करना ही नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप कह दो टोटल 7 त्रिभुज यहाँ पर हैं। कुछ गिनने की ज़्यादा खासकर जरूरत ही नहीं थी, आसानी से हो जाता। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे, किसका, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो आपको हम समझाते हैं। देखो ये जो डॉट डॉट आपको दे रखा है, ये वाला हिस्सा फोल्ड करके यहाँ पर आ गया है, 1 सेकेंड, ठीक है, और यही हिस्सा आपको यहाँ पर देखो दोस्तों दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसे खोलना है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब इसको इधर ऐसे खोलोगे ना तो ये सर्कल हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों ये चीज़ हिस्सा आपको ये देखो दे रखा है, अब जब इस पेपर को ऐसे वापस खोलोगे ना तो डॉट वाला हिस्सा पूरा करने के लिए भाई जब खोलोगे तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉक्स वाला है ये बॉक्स आपका ऐसे बन जाएगा, सर्कल पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन इतना छोटा सर्कल नहीं बनेगा। आपको देखो उसके फिगर पे भी जाना है, यानी कि कितना बड़ा बन रहा है ये भी देखना है। यहाँ पर सर्कल देखो काफ़ी छोटा दे रखा है और इन 2 डायग्राम में सर्कल काफ़ी बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपके ऐसे ही गलत हो गए, बचे आपके ऑप्शन नंबर सी और डी। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन लाइन है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर ये कैसे दे रखा है, ये चीज़ तुमको यहाँ पर दे ही नहीं रखी है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, देखो ये जो आपको ये वाली आकृति दे रखी ना, सेम यही आकृति आपकी घूमकर ऐसी यहाँ पर ऐसी बनेगी, और यहाँ पर तो आपको ऐसी दे ही रखी है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ तो मेरी नहीं है इस आकृति में। ठीक है, खोलने पर तो ये चीज़ कभी बनी नहीं सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिएगा अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी भी आपको मिरर इमेज बनानी है, यानी कि मेरे दोस्त मिरर के पास क्या है, एफ है, तो एफ की मिरर इमेज आपकी ऐसी बनेगी। ठीक है, देखो एफ की मिरर इमेज आपकी ऐसी बनेगी। ऐसा एफ आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में दे रखा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सिर्फ बच रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में अगर सही होते तो आपको आपको एफ ऐसे पहला अक्षर ऐसे मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा है, यानी कि 3 आपके ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया होता। ठीक है, तो आपको समझना है कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक अक्षर का यहाँ पर मिरर इमेज बनाएं, भैया बिल्कुल नहीं है। आप मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझो और देखो जाके किस प्रकार से मिरर इमेज बनती है इन अक्षरों की, बस आपको कुछ करना ही नहीं है।
आसानी से बना लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आपका 6 से यहाँ से 646 बन रहा होगा, 4 से यहाँ पे 190 बन रहा होगा, उसी प्रकार से 5 से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अब 6 से 646 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 6 काफ़ी छोटा नंबर है, 646 के आगे बहुत छोटा है, तो हमें स्क्वायर क्यूब पे जाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर हम 6 की क्यूब भी कर लेते हैं तो क्या क्या होती है, 216 होती है। और हम ये जानते हैं कि 216 का 3 गुना ही दोस्तों हमारा क्या होता है, 648 होता है। और मैं ये 648 में अगर 2 घटा दूंगा दोस्तों 646 आसानी से बन रहा है। इतना माइंड आपका अगर सोच सकता है तो आप समझ लो आपकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपका माइंड ये नहीं सोच सकता है तो आप समझ लेना भैया आपकी रीजनिंग काफ़ी लो लेवल पर चल रही है। अब सेम इसी प्रकार से 4 को ले लो, तो भैया 4 का पहले क्या करेंगे, क्यूब। सभी जानते हो 4 की क्यूब क्या होती है, 64। 64 का 3 गुना दोस्तों क्या होता है, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 19 यानी कि 192। सेम पैटर्न से इसमें भी माइनस का 2 कर देंगे, यानी कि दोस्तों आपका बन जाएगा 190। आपको दे रखा है यहाँ पर 190, हमको सेम पैटर्न सेम लॉजिक लगा देना है 5 में। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले 5 की करोगे क्यूब, क्या होती है 125 है। 125 का 3 गुना दोस्तों क्या होता है 375। और 375 में भैया 2 माइनस करेंगे यानी कि 373। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपका यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ देखो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि 373। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रश्नों को देखते ही समझा करो मेरे प्यारे दोस्त। एसएससी सीजीएल का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है वजन का संबंध जिस प्रकार पाउंड से है सेम इसी प्रकार ऊंचाई का संबंध किससे होगा। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। वजन की नापने की इकाई क्या होती है, पाउंड होती है। ऊंचाई को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, आप कह दोगे मीटर। मीटर में ऊंचाई को मापते हैं, वजन को पाउंड में माप सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप कह दोगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है इस आकृति की मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे पहचाना है, क्योंकि आपको देखो ये दर्पण खड़ा ऐसे दे रखा है, तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए आप कह दो कि इसकी हमको आकृति की मिरर इमेज बनानी है। देखो मिरर इमेज हमारी एक ट्रिक होती है, पास वाली आकृति पास में, यानी देखो ये बॉक्स मिरर के पास में, तो ये बॉक्स आपका मिरर के पास में ऐसे बन जाएगा और ये लाइन आपकी ऐसे आएगी, ठीक है। और दूर वाला दूर में, देखो मिरर जो सर्कल दूर है तो जाहिर सी बात है सर्कल दूर हमारा इस प्रकार से बनेगा और ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये आपकी दोस्तों मिरर इमेज बनेगी। ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ बी में ऐसी आकृति दे रखा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे।